हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये अक्टूबर 2023 का एडिशन है। ठीक है, इसको हम लोग फुल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश में आर्थिक व अन्य उपलब्धियां का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उल्लेख। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व यानी कि पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा जो संबोधन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखा जाए तो 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों के नाम अपना संदेश प्रसारित किया। और इसमें देखा जाए तो अपने संबोधन में देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को आजादी का नया सवेरा देखने के साथ ही अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी हमने प्राप्त की थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। आर्थिक प्रगति की दिशा में भारत की उपलब्धियां और उल्लेख किया, जहां विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था नाजुक दौर पर गुजरी। ठीक है, जहां पर उल्लेख हम लोगों ने उन्होंने किया कि भारत की उपलब्धियों के बारे में, कि जहां पर विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था जो है वो नाजुक दौर से गुजर रही थी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था समर्थ दौर से गुजरते हुए दूसरों के आशा का स्रोत बनी। ठीक है, सामर्थ्य दौर से गुजर रही थी अपनी अर्थव्यवस्था और दूसरों के लिए एक आशा का स्रोत बनी। देखा जाए तो सरकार ने जन सामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया और साथ ही गरीबों का व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया। इन सब के चलते भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर ये अग्रसर है। ठीक है, अब देखा जाए तो इन्होंने और कहा कि इस वर्ष जो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण हुआ था, जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया था, वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम लैंडर जो है और प्रज्ञान रोवर जो है वो अगले कुछ दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है, एक्चुअली वो चंद्रमा पर उतर गया, पर 14 अगस्त को जब उन्होंने संबोधन किया था उस समय तक नहीं उतरा था। ठीक है, तो देखिए, भारत की धरती हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इस संदर्भ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ की राशि के साथ सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उल्लेख उन्होंने किया और बताया कि फाउंडेशन जो है वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अनुसंधान केंद्रों में शोध एवं विकास के आधार प्रदान करेगा। ठीक है, और अंत में राष्ट्रपति जी ने कहा कि नए संकल्प के साथ देश में अमृत काल में प्रवेश किया है और 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ठीक है, देखा जाए तो 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को था, इस वर्ष 77वां था और इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सभी देशवासियों को आजादी की इस पवित्र पर्व की शुभकामनाएं दी। और ये लगातार 10वीं बार है जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 10वां बार ध्वजारोहण किया गया है। ठीक है, और 10वां बार कांग्रेस के द्वारा किया गया था। 10 बार ध्वजारोहण हुआ था किनके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और उनके ये बराबरी कर लिए। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा के नीचे खड़े होकर लगभग 68 मिनट 68 मिनट अपने संबोधन दिया उन्होंने और इसमें सरकार के विगत 10 वर्षों का काम का हिसाब बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि 2014 में उनकी सरकार आने पर अर्थव्यवस्था जो है वो 10वें स्थान पर थी, जो कि अब 5वें स्थान पर है। भारत का जो अर्थव्यवस्था था 2014 में वो 10वें स्थान पर था और अभी भारत का अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि सरकार के लीकेज को रोकने के लिए उन्होंने बताया कि आज देश के पास ऐसी सरकार है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए लग रही है। सरकार की योजनाओं से जनता को मिल रहे लाभ का उल्लेख किया गया।
इसके संदर्भ में जन औषधि योजना, अमृत सरोवर, 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने, जनधन बैंक खाता खोलने, बेटियों के लिए शौचालय बनवाने, 200 करोड़ वैक्सीनेशन, 5G रोल आउट, एथेनॉल में 20% की ब्लेंडिंग, वंदे भारत रेलगाड़ियां का परिचालन, हरित हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटर, जैविक खेती, नैनो यूरिया और नए संसद भवन का निर्माण आदि का उल्लेख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। और कहा कि पर्वतमाला, भारतमाला, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना अधिकारी उल्लेख उन्होंने किया है। ठीक है। और बढ़ई व लोहार जैसे काम करने वालों के लिए विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक नई विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग की बात कही उन्होंने। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए 200 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य का उल्लेख किया उन्होंने। सरकारी योजनाओं के जनहित पर खर्च का उल्लेख बताया। 10 वर्ष पूर्व जब केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 30 लाख करोड़ जाते थे, अब विगत 9 वर्षों में यह आंकड़ा 100 करोड़ हो गया, 100 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 10 साल पहले के बारे में अगर उन्होंने बताया, तो 10 साल पहले जो राज्य को जो पैसे दिए जाते थे वो 30 लाख करोड़ जाते थे, लेकिन अब ये 9 साल बाद का आंकड़ा देखा जाए तो अब 100 लाख करोड़ दिया जाता है राज्य को। ठीक है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ जाता था। ठीक है। इसके लिए स्थानीय निकाय के विकास के लिए 70,000 करोड़ जाता था, लेकिन आज के समय में ये 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। पहले गरीबों को घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ खर्च होता था, लेकिन आज ये 4 गुना होकर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यूरिया बैग जो दुनिया में कुछ बाजारों में 3-3 हजार में बिकते हैं, वो बैग हमारे किसानों को 300 रुपए में मिले हैं। इसके लिए देश की सरकार ने 10 लाख करोड़ किसानों को यूरिया सब्सिडी दे रही है। ठीक है। और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि मुद्रा बैंक योजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 20 लाख करोड़ से ज्यादा देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार में दिए गए, मतलब इसके चलते लगभग 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। ठीक है। कितने? तो 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ की मदद से कोरोना के संकट में भी डूबने नहीं दिया। ठीक है। और वन रैंक वन पेंशन देश की सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था, जिसे सरकार ने लागू किया। ठीक है। वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया। फिर उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के इन सारे प्रयास के परिणाम है कि आज 5 वर्ष के उनके एक कार्यकाल में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी की जंजीरों को तोड़कर न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। ठीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1,000 वर्ष की गुलामी और 1,000 वर्ष की भव्यता के बीच खड़ा है। आज जो कहानी लिखी जाएगी वो अगले 1,000 वर्ष की नींव होगी। ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कहा और साथ ही कहा कि 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आने वाले 5 वर्ष में अभूतपूर्व विकास वर्षों के साथ स्वर्णिम पल भी प्रधानमंत्री ने करार दिया। भारत के लाल किला पर सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले अगर प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो सर्वाधिक बार यानी 17 बार किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरे स्थान पे है 16 बार किया है इंदिरा गांधी ने, 10 बार किया है मनमोहन सिंह ने और इनकी बराबरी कर ली है 10 बार नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कि मानहानि मामले में सजा स्थगन के पश्चात राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल। देखिए, हुआ यूं कि 4 अगस्त को याचिका की सुनवाई हुई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ की थी और इन्होंने उनके दोष सिद्धि पर रोक आरोपित की है। ठीक है। दोष सिद्धि पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि निचली अदालत इस मामले में अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बता पाया और अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने को आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बताई। ठीक है। वही था कि 2019 में कोलार में एक जनसभा को संबोधन करने के दौरान मोदी उपनाम मतलब मोदी के नाम से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी
और इसे मानहानि के मामले में इन्हें सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 2023 को सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 वर्ष का कारावास का सजा सुनाया गया। ठीक है, और ये 2 वर्ष का जो कारावास था राहुल गांधी को, ये उन्हें सुनाया गया, जिससे उनकी सदस्यता खत्म हो गई। देखा जाए तो राहुल गांधी जो हैं वो तमिलनाडु में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, और अदालत इस फैसले के संदर्भ में लोकसभा सचिवालय में संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के तहत तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन क्षेत्र 8 के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया और वायनाड सीट को रिक्त घोषित कर दिया। राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की 24 मार्च 2023 की अधिसूचना को लोकसभा सचिवालय ने आगामी न्यायिक निर्णय तक यानी 7 अगस्त 2023 तक रद्द कर दिया। ठीक है, 7 अगस्त 2023 को ही रद्द किया है। ठीक है, सदस्यता बहाली के अगले ही दिन मतलब 8 अगस्त को 7 अगस्त को बहाली हुई सदस्यता, और 8 अगस्त को राहुल गांधी ने लोकसभा की बैठक में शामिल हुए और केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को विपक्ष की ओर से चर्चा में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, 8 अगस्त को मतलब 7 अगस्त को उनकी फिर से बहाल कर दी गई, उनको रद्द कर दिया गया, उनका जो हटाया गया था उनका सदस्यता, उनको रद्द किया गया। 8 अगस्त को उनको लोकसभा में शामिल किया गया और 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतलब इन्होंने चर्चा में भाग लिया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से खारिज। ठीक है, देखिए 10 अगस्त को विपक्ष के वॉकआउट के पश्चात ध्वनि मत से ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गई। देखा जाए तो 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता श्री गौरव गोगोई द्वारा मणिपुर में हिंसा को लेकर नियम 198 के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया गया, जिसका समर्थन कांग्रेस के अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के 50 से अधिक सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, और देखा जाए तो 50 से अधिक विपक्षी सांसदों के अनुमोदन के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, कांग्रेस संसदीय दल के नेता जो हैं श्री अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 100 बार प्रधानमंत्री बने, उन्हें इसकी चिंता नहीं है, किंतु कांग्रेस को देश के लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल इतना चाहती है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को शांति का संदेश दे और कम से कम एक बार तो मन की बात में इसके बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा था कि पीएम को बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। ये किसने कहा? तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। ठीक है, और कहा कि राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने मणिपुर में देश की हत्या की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, केवल दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इस संदर्भ में श्री अमित शाह और अडानी, इन दोनों का उल्लेख उन्होंने किया। ठीक है, चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुछ ठोस तर्क विपक्ष ने नहीं दिया है। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो केवल जनता में भ्रांति पैदा करने के लिए है। गठबंधन में शामिल दल गरीबी हटाओ का नारा देकर दशकों तक उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, किंतु इन गरीबों का उत्थान मोदी सरकार ने किया। इस परिप्रेक्ष्य में शौचालय, उज्ज्वला, पक्के मकान, नल से जल तथा जनधन योजना आदि का उल्लेख किया गया अमित शाह के द्वारा। ठीक है, और साथ ही कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता ने लगातार उनकी सरकार पर भरोसा जताया है, जिसके लिए जनता का धन्यवाद उन्होंने किया। अपने इस 2 घंटे से अधिक के प्रत्युत्तर में विपक्षी दावों को खोखलेपन का उजागर उन्होंने किया। और कहा जाए तो विपक्षी दलों को परिवारवाद की राजनीति, विपक्षी दल के जो परिवारवाद की राजनीति है, उसका प्रतिबिंब और स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए विचाराधीन प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव नहीं, जनता के साथ विश्वासघात का प्रस्ताव उन्होंने बताया। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव को नहीं बल्कि जनता के साथ विश्वासघात का प्रस्ताव उन्होंने बताया। ठीक है, 10 अगस्त को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जो गर्मागर्मी हुई, इतनी बढ़ी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष जो थे वो सांसद के बीच कई बार भिड़ंत की स्थिति उत्पन्न हो गई
और कांग्रेस नेता जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्हें अनिश्चित काल के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। ठीक है, जो वॉकआउट हुआ उसी बीच वॉकआउट हो गया और ध्वनि मत से ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 10 अगस्त को खारिज हो गया। 9 वर्ष में अब तक 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है इन्हें। और इससे पूर्व जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, कांग्रेस के नेतृत्व में आया था, विपक्ष द्वारा लगाया गया था, जिसमें 126 मत ही लोकसभा में पड़े थे, जबकि 325 सांसदों ने इनके विरोध में मत दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत। ठीक है, तो देखें तो 31 जुलाई को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए जो मिलने वाले जो आरक्षण है उसमें विभिन्न उपवर्गों के लिए विभाजन तथा अन्य संबंधी पहलुओं पर सुझाव देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। आयोग को यह कार्य सौंपा गया था, ठीक है, आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि ओबीसी के लिए जो 27% का आरक्षण है और अन्य सरकारी लाभ है उनमें किन जाति समूह को कितना वर्चस्व है। ठीक है, मतलब जो 27% का जो आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को, उसमें किस जाति का कितना वर्चस्व है, इसका कार्य सौंपा गया था ताकि लाभ का जो वितरण है वो समान रूप से हो सके। 12 सप्ताह के भीतर इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन विगत 6 वर्षों से मतलब पिछले 6 वर्षों से ये कार्यकाल में लगभग 14 बार विस्तार हुआ था। आयोग की रिपोर्ट का खुलासा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सभी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग हेतु विधेयक। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए जो शिक्षकों का जो शिक्षकों और सहायता प्राप्त जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनके लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, और इस आयोग का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 राज्य राज्य विधानसभा में अगस्त 2023 में पेश किया गया था। अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य हैं इसमें। इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में होगा और नए अधिनियम के प्रभावी हो जाने से जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1982 जो है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, जिनके साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो समाप्त हो जाएंगे। उनके द्वारा की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही की जाएंगी। ठीक है, और सहायता प्राप्त जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय के लिए अध्यापकों का चयन ये नया आयोग ही करेगा। पहले क्या होता था कि इन महाविद्यालयों में अभी तक जो हो रहा था कि प्रबंध तंत्र ही स्वयं शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण, परिणाम लंबित। तो देखिए 1 अगस्त 2023 को बिहार में नीतीश सरकार की पहल पर जनवरी 2023 में शुरू की गई जाति आधारित गणना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर लगाई गई रोक पटना उच्च न्यायालय द्वारा हटा लिए जाने के पश्चात इस गणना का बाकी कार्य अगस्त 2023 में ही पूरा कर लिया गया। ठीक है, और 1 अगस्त को जातीय गणना के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस गणना के अंतरिम रोक जो है वो पटना उच्च न्यायालय ने आरोपित की थी और इस मामले की आगे की सुनवाई के पश्चात रोक हटाने का फैसला 1 अगस्त को लिया गया। ठीक है, और इन याचिकाओं में गणना के अधिकार को केवल केंद्र सरकार के पास बताया गया था और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया था। मतलब कहा गया था कि जो जनगणना है मतलब इसे ये जातिगत गणना जो था उसको उसको कोर्ट ने जनगणना माना था और उसे कहा था कि ये जो जनगणना है ये कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है, राज्य को इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये तर्क देकर इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 1 अगस्त को फैसला है कि जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के सरकार के फैसले को सही ठहराया गया। मतलब ये जातिगत गणना बताया गया और आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया सरकार के द्वारा,
ठीक है। और इसको उच्च न्यायालय इस संबंध में राज्य की कार्यवाही को पूरी तरह से अवैध कर दिया था। ठीक है, उसको अवैध कर दिया गया था और ये सही उसको 1 अगस्त को हटा लिया गया। ठीक है। और देखा जाए तो 1 अगस्त के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका अभी लंबित है। ठीक है, 1 अगस्त का जो निर्णय हुआ इसके विरुद्ध में अब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका चली गई है और सर्वोच्च न्यायालय में अभी इसका डिसीजन नहीं आया है, अभी लंबित है। इन याचिकाओं पर निर्णय के पश्चात ही गणना के आंकड़े जारी किए जाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ठीक है। देखिए, गणना का जो पहला चरण था वो 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था, जो कि 21 फरवरी तक चला था। दूसरा चरण जो है वो 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ और कार्य जो है वो 15 मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था। ठीक है। और जिसके लिए 5.19 लाख कर्मचारी काम पर लगाए गए थे और इस सर्वेक्षण के तहत 17 तरह की जानकारियां प्रत्येक परिवार से ली जा रही थी। 4 मई 2023 को यह कार्य रोकने का अंतिम आदेश जो है वो पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसे 1 अगस्त को हटा लिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ है। ठीक है, HSL जिसे कहा जाए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण देश में ही करने का निर्णय किया और इसका निर्माण जो है वो विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है इसके साथ 19,000 करोड़ का अनुबंध किया गया है मंत्रालय के द्वारा और 44,000 टन श्रेणी की यह पोत होगी जो भारत में किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाए जाने वाले अपनी तरह का यह पहला पोत होगा। इसका जो उपयोग होगा वो होगा कि समुद्र में तैनात जो युद्धपोत हैं उनको ईंधन, पानी, गोला बारूद व अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनको बार बार अपना रसद खत्म होने पर या ईंधन खत्म होने पर या गोला बारूद खत्म होने पर उन्हें किनारे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप है 5 जो बनाए जा रहे हैं ये उन तक ये सारी सामग्री को पहुंचाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राजस्थान अब 50 जिलों वाला राज्य। देखा जाए तो 4 अगस्त को नए जिलों के गठन के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है। और नए संभागों व जिलों का गठन का अधिसूचना भी जारी किया गया। ठीक है, संभाग का मतलब हो गया डिवीजन। ठीक है। देखिए, रामलुभाया समिति की संस्तुति परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में 3 नए संभाग यानी 3 नए डिवीजन बनाए गए और 19 नए जिलों का गठन करने का घोषणा किया गया। ठीक है। और सभी जो नवगठित जिले हैं उनकी स्थापना 7 अगस्त 2023 से औपचारिक रूप से मानी गई है। राजस्थान जिलों की संख्या जो है वो 50 हो जाने से राज्य के 2.06 करोड़ लोगों को अपने पतों में संशोधन करना होगा। ठीक है, जो अब 50 जिले हो गए तो उनके पता में अब संशोधन करना होगा क्योंकि उनका जिला चेंज हो गया होगा। ठीक है। देखिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज में संशोधन इन्हें करना होगा ताकि जिले के नए नाम का समावेश इनमें हो सके। ठीक है। और जयपुर और जोधपुर नगर निगम सीमा से बाहर वाली जो तहसील है उसको जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जिला नाम दिया गया। राजस्थान में अब सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जो है राजस्थान में वो है दूदू। तहसीलों की जो संख्या की दृष्टि से देखें तो जयपुर ग्रामीण 13 तहसीलों के साथ सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर तहसील की संख्या से देखा जाए वैसे तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर तहसील की संख्या से देखें तो जयपुर ग्रामीण होगा क्योंकि यह 13 तहसील है। ठीक है। राजस्थान में नवगठित जो 19 जिले हैं उनके बारे में देखें तो पहला है अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डिग, डिडवाना, डिडवाना जो है डिडवाना कुचामन, फिर दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीमा का थाना, फलाउदी फलाउदी, फिर हो गया सलूम्बर, सांचौर तथा शाहपुरा और शाहपुरा के बाद जयपुर और जोधपुर। ये 19 जिले हो गए। ठीक है, नए गठित जो है। अब देखा जाए तो भारत में जो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है
वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जिले यहाँ पे है 75 जिले, ठीक है। दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश 52 जिलों के साथ, और तीसरे स्थान पर हो गया है अब राजस्थान 50 जिलों के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे है कि राज्य के जो 10 संभाग हैं और उनमें शामिल जो जिलों की संख्या देखें, तो ये 10 संभाग है, मतलब 10 डिवीजन है, ठीक है। ये 10 डिवीजन है, और इसमें कितने कितने जिले हैं ये देखा जाए तो जयपुर में कुल 4 जिले शामिल हैं, सीकर में कुल 4 जिले हैं, जयपुर में सॉरी बीकानेर में 4 थे, और जयपुर में आपको 7 जिले हैं, फिर जोधपुर में 6 हैं, पाली में 4 हैं, उदयपुर में 5 हैं, भरतपुर में 6 हैं, कोटा में 4, अजमेर में 7 और बांसवाड़ा में 3 है, ठीक है। ये कुल 10 संभाग हो गए, मतलब डिवीजन हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करने के लिए आग्रह प्रस्ताव केरल विधानसभा में पारित हुआ है। देखा जाए तो 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा के एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिनमें विधानसभा में पहली अनुसूची के साथ साथ 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है, ठीक है। अभी केरल है और केरल से उसको नाम केरलम करने का, आधिकारिक रूप से केरलम करने का आग्रह किया गया है, किससे, तो केंद्र सरकार से। देखिए, प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो विपक्षी यूडीएफ है, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, जिसे संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा कहते हैं, उन्होंने भी बिना किसी संशोधन या सुझाव के इसे स्वीकार किया है, ठीक है। और विधानसभा में 9 अगस्त को ही प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है, किंतु अन्य भाषाओं में ये अब भी केरल ही है, ठीक है। इसलिए इसका नाम अब सभी भाषाओं में केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र को भेजा गया है, ठीक है। केंद्र से रिक्वेस्ट किया गया है, आग्रह किया गया है, इसे केरलम किया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो 1969 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के संशोधन हेतु विधेयक संसद में पारित, ठीक है। एक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है 1969 का, उसमें संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया है संसद में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 को लोकसभा द्वारा 1 अगस्त और राज्य की सभा के द्वारा 7 अगस्त को पारित किया गया, और इस विधेयक का राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया 12 अगस्त को, ठीक है। देखिए, इस संशोधन कानून के जरिए 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब जो जन्म और मृत्यु होगा, ठीक है, जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उस अधिनियम के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। देखा जाए तो संशोधन कानून जो है, इसके तहत राज्यों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई के द्वारा संचालित जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली है, उसका उपयोग करना होगा। अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति, मतदाता सूची के नाम लाने आदि के मामले में एक ही जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा, ठीक है। जन्म मृत्यु के पंजीकरण का जो नियमन है 1969 का अधिनियम, उसे लाया गया तथा यह पहला अवसर है जब इस अधिनियम में संशोधित किया गया, ठीक है। 1969 का जो ये अधिनियम है, इसमें कभी संशोधन नहीं किया गया, ये पहली बार है जब संशोधन किया गया है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है, कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीते की जुलाई 2023 में मृत्यु, दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाने की योजना। तो देखिए, 2 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पिछले वर्ष जो बसाए गए चीतों में से एक और मादा चीता, जिसका नाम है धात्री, धात्री मृत पाई गई। देखा जाए तो जो मौजूदा चीतों की कुल संख्या है वहां पे अब एक शावक सहित कुल 15 रह गई हैं। 5 माह में, मतलब पिछले 5 महीनों में 3 शावकों सहित कुल 9 चीतों की मौत वहां हुई है, ठीक है। और इनमें 2 चीतों की मौत वहां जुलाई 2023 में ही हुई है। देश में इस चीता पुनर्वास परियोजना के तहत जो तीसरा चरण होगा,
उसे दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को भारत लाने की योजना है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक चंद्रयान पर। तो चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरा और दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बन गया। देखिए 23 अगस्त को जो इसरो है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, जिसके प्रमुख है एस सोमनाथ, वो चंद्रमा उनके द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए जो चंद्रयान 3 का लैंडर जो है विक्रम, वो चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। ठीक है, जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, उसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। देखा जाए तो 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से LVM-3 Mk4 रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया था और 41 दिन की यात्रा के बाद ये चंद्रमा पर पहुंचा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जो है वो विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना के अनुसार भारत के समय अनुसार शाम के 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा था। ठीक है, इसरो जो प्रमुख है एस सोमनाथ, उन्होंने सफलता को वैज्ञानिकों की पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा बताया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो भारत है वो चौथा देश है। 11 अगस्त को रूस ने 47 वर्ष के अंतराल के पश्चात चंद्रमा के मिशन के लिए लूना 25 का प्रक्षेपण किया था, जो असफल रहा। देखा जाए तो लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही सॉफ्ट लैंडिंग 21 अगस्त को करनी थी, जो कि अंतिम समय में ऑर्बिट से भटक कर एक दिन पूर्व यानी कि 20 अगस्त को ही चंद्रमा की सतह से क्रैश हो गया। ठीक है, देखिए हुआ यूं कि इसको तो लैंडिंग करनी थी आपको 21 अगस्त को, मतलब ये निकला भी भारत के चंद्रयान के बाद था और इसे उतरना भी था चंद्रयान से पहले दक्षिणी ध्रुव पर। वहां पर ये पहला देश बनना चाह रहा था, लेकिन हुआ यूं कि जिस दिन उसे अपना ऑर्बिट चेंज कर कर चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना था और उस समय जो है वो ठीक से उतर चंद्रमा पे जाने के लिए जो ऑर्बिट ठीक से चेंज नहीं कर पाया और उसमें वो 20 अगस्त को ही चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। ठीक है, और देखा जाए तो इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, यानी कि नेशनल स्पेस डे था। विक्रम लैंडर को चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण जो है वो शिव शक्ति स्थल बनाया गया, शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखा जाए तो चंद्रयान 2 का लैंडर जो है वो चंद्रमा से टकराने की जो स्थल है उसका नामकरण किया गया है तिरंगा पॉइंट से। चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हो गया था जो लैंड करने के दौरान, तो उस जगह पर जहां पर ये क्रैश हुआ था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। देखा जाए तो चंद्रयान 3 के जो 3 प्रमुख भाग हैं, पहला है आपको प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल है जिसे विक्रम के नाम से जानते हैं, तीसरा है रोवर जिसे हम लोग प्रज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल जो है, यानी कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। कब? 17 अगस्त को। विक्रम लैंडर उससे अलग हो गया और चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ा। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर वो सॉफ्ट लैंडिंग इसने की थी और दूसरा लक्ष्य जो था इसका कि 6 पहियों वाला जो रोवर है प्रज्ञान और 4 पैरों वाला लैंडर जो है विक्रम, ये विक्रम से बाहर निकलकर, यानी 6 पैरों वाला जो रोवर है वो विक्रम के पैरों से बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर ये घूमेगा। ठीक है, देखा जाए तो इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो 6 पहिए वाला रोवर है प्रज्ञान। रोवर जो है उसमें 6 पहिए लगे हुए हैं और 4 पैरों वाला जो लैंडर है विक्रम से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमना था और चंद्रमा पर प्रज्ञान द्वारा घूम घूम कर आंकड़े, सैंपल और अन्य जानकारी एकत्र करना उनका संप्रेषण इस मिशन का तीसरा व सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। आगे देखें तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विक्रम और प्रज्ञान के पास केवल एक चंद्र दिवस है। एक चंद्र दिवस मतलब पृथ्वी का 14 दिन। जो ये दक्षिण ध्रुव पर है तो अभी वो 14 दिन तक वहां धूप रहेगा और 14 दिन बाद वो ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो जब ठंड पड़ेगी तो उस समय जो चंद्रयान है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगस्त के अंत तक देखा जाए तो चंद्रमा की जो सतह के ऊपर वो नीचे का तापमान का जो जानकारी दिया गया है, संप्रेषण किया गया है
और साथ में वहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि भी किया गया है प्रज्ञान के द्वारा। और देखा जाए तो प्रज्ञान में यह जानकारी दी गई कि चंद्रमा की सतह का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मतलब वो दक्षिण ध्रुव का जो है वो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। और जब ये 80 मिलीमीटर नीचे जाते हैं तो यहाँ -10 डिग्री है। ठीक है, और पृथ्वी के 14 दिन की यह अवधि जो है वो समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रमा पर रात की स्थिति में आ जाएगा। और उस समय वहां का जो तापमान होगा वो -133 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ठीक है, -133 डिग्री तक होगा, इसलिए उससे पहुंचना मुमकिन नहीं है। ठीक है, और चंद्र रात्रि समाप्त होने पर ये दोनों जो है पुनः कार्य प्रारंभ करे, इसकी संभावना जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इसरो के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो का आदित्य L1 मिशन। देखा जाए तो 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक आदित्य L1 नाम का PSLV C57 के जरिए भेजा। और प्रक्षेपण स्थल जो है वो श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और इसका स्थानीय समय था दोपहर के 11:50 इसे प्रक्षेपण का समय था। ठीक है, और देखा जाए तो 1480.7 किलोग्राम का जो वजन है वो आदित्य L1 का वेधशाला है। आदित्य L1 जो है वो एक वेधशाला है जिसे सूर्य के कोरोना के दुरुस्त अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पर स्थापित किया जाना है। आदित्य L1 को वहां पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो है 127 दिन। लैग्रेंज पॉइंट है L1, ये क्या है? देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है, जिसके चलते कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है। दिन और रात तक चक्र इस स्थान की साइकिल को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, इसका जो चक्र है, मतलब ये जो रोटेशन जो होता है इस साइकिल को प्रभावित नहीं करता है, जैसे सूर्य वहां 24 घंटे यानी 24 घंटे सातों दिन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे है कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट है L1, L2, L3, L4 और L5। अभी हमारा आदित्य L1 है वो L1 तक जाएगा। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वो 18वीं सदी के इताली खगोल शास्त्री हैं और गणितज्ञ जिसका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज, इनके नाम पर रखा गया। जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर। इनमें L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पर L1 जो है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का 1% का दूरी है। देखा जाए तो आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। और L1 पॉइंट पर रहता हुआ आदित्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करने के साथ साथ कोरोना को भौतिक व उसके तापमान तथा सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता आदि का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है वो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत की यद्यपि पहला मिशन है। इससे पहले अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन के द्वारा इस दिशा में पहले भी कुछ लॉन्चिंग की जा चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम लोग। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि लद्दाख सीमा पर तनाव के मामले में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 19वां दौर। देखिए 13 अगस्त से 14 अगस्त को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता का 19वां दौर संपन्न हुआ। ये वार्ता जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC के निकट भारतीय क्षेत्र में चुशुल मोल्दो स्थान पर संपन्न हुआ है। और ये पहले ही अवसर है जब भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता जो है वो 2 दिन तक चला। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेतृत्व जो है वो 14वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रसीम बाली ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व जो है वो दक्षिण सिंजियांग सैन्य जिले के कमांडर ने किया। आगे की वार्ता में
वार्ता के संबंध में विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में यद्यपि अधिक कुछ कहा नहीं गया है, तथापि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देपसांग डेमचोक क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने पर जोर भारत की ओर से दिया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच पश्चिम क्षेत्र में एलएसी पर विशेष मुद्दों के समाधान का सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई है। सैन्य और रणनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत के गति को बनाए रखने के लिए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान में संसद भंग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अनवरुल हक काकर देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो देखा जाए तो 9 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को उसे कार्यकाल पूरा होने से 3 दिन पूर्व ही भंग कर दिया। 12 अगस्त को बलूचिस्तान अवाम पार्टी के सेनेटर अनवरुल हक को संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नियुक्त किया है और 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन सीनेट की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। अपनी कैबिनेट में 16 मंत्री और 3 सलाहकारों को उन्होंने शामिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 वर्ष के कारावास की सजा, चुनाव के लिए अयोग्य हुए। तो देखा जाए तो 5 अगस्त को इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए इमरान खान को 3 वर्ष के कारावास की सजा दी और 1 लाख जुर्माना अदालत में आरोपित किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कहां से? तो पंजाब प्रांत की सी कैटेगरी की अटक जेल में उन्हें रखा गया है और इस फैसले के चलते 5 वर्ष तक इमरान खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहां नए संसदीय चुनाव 3 माह के भीतर संभावित हैं और पाकिस्तान की तोशाखाना एक सरकारी विभाग है जहां विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी हस्तियों द्वारा जो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों आदि को दिए गए जो उपहार है उसको रखा जाता है। बताया गया कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने यूरोप को अरब देशों से मिले अनेक कीमती उपहारों का खुलासा भी नहीं किया तथा अनेक उपहारों को उन्होंने उनके असली मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदकर विदेश में उसे ऊंची कीमतों पर बेच दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और चीन की 1 दशक पुरानी सीपीईसी परियोजना के तहत 6 नए समझौतों पर हस्ताक्षर। तो देखा जाए तो 31 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंचियांग प्रांत से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सीपीईसी परियोजना दूसरे चरण के पारस्परिक सहयोग के 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, और देखा जाए तो पाकिस्तान के तत्काल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर जो है वो इस्लामाबाद में संपन्न हुए हैं। द्वितीय चरण के जो हस्ताक्षर है उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका उद्देश्य जो है वह पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सीपीईसी के तहत अब पाकिस्तान की बिजली और पनबिजली क्षेत्र, सड़क के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिवहन में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है तथा अब सीपीईसी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार में आपातकाल 6 माह की पुनः वृद्धि। ठीक है, आपातकाल की 6 महीने के लिए फिर से वृद्धि कर दी गई है म्यांमार में। तो देखा जाए तो जुलाई 2023 में म्यांमार के सैन्य शासन ने देश में फरवरी 2021 में लागू आपातकाल में 6 महीना का पूरा पुनः वृद्धि किया गया है।
ठीक है। और इसके साथ अगस्त 2023 में कराए जाने वाले जो चुनाव है वो फिर से टल गए। नवंबर 2020 में वहां पे संपन्न हुए थे चुनाव, जिसमें फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए और आंग सान सू की के नेतृत्व वाली जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, उसके निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। इसके पश्चात वहां आपातकाल की घोषणा सरकार ने की थी। ये चौथा अवसर है जब आपातकाल में वृद्धि म्यांमार में की गई है। 31 जुलाई 2023 को आपातकाल में वृद्धि घोषणा करते हुए सैन्य कमांडर मिन आंग हैंग ने कहा कि विभिन्न भागों में चल रही हिंसा के चलते अभी चुनाव के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है। ठीक है। और अमेरिका प्रवक्ता का कहना है कि म्यांमार का मौजूदा शासन म्यांमार के लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है तथा म्यांमार का संकट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य विद्रोह, राष्ट्रपति बजौम गिरफ्तार। तो देखा जाए तो 26 जुलाई 2023 को पश्चिमी अफ्रीकी भूमिबद्ध जो लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है नाइजर, वो सेना ने विद्रोह कर सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। सत्ता पर कब्जा करते ही सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम गिरफ्तार कर लिया। इस आशय की घोषणा करते हुए सेना के अब्दुल रहमान तिचियानी ने अगले ही दिन खुद को सरकार का प्रमुख घोषित करते हुए कहा कि रक्षा और सुरक्षा बलों ने उसे शासन पर समाप्त करने का फैसला किया है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति व सुरक्षा स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति के निरंतर गिरावट की स्थिति बनी हुई है। नाइजर 7 देश अल्जीरिया, माली, लीबिया, चैड, नाइजर, बेनिन, बुर्किना फासो की सीमाओं से सटा हुआ है। सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। ठीक है। और 15 पश्चिमी अफ्रीकी देश समूह जो है पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसको इकोवास कहा जाता है, ने धमकी दी है कि राष्ट्रपति मोहम्मद बैजौम की सरकार को यदि बहाल नहीं किया गया तो बल का प्रयोग कर सकता है। इकोवास को फ्रांस और अमेरिका ने भी समर्थन दिया है। और नाइजर के दो पड़ोसी हैं, बुर्किना फासो और माली। उन्होंने घोषणा की है कि नाइजर में किसी भी बाह्य सैन्य हस्तक्षेप को उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा के रूप में वो मानेंगे। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नाइजर के जो दो पड़ोसी देश हैं, एक है बुर्किना फासो और माली, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से वहां पर सैन्य शासन है। ठीक है। और उन्होंने एक घोषणा की है कि नाइजर में किसी भी बाहर का जो सैन्य हस्तक्षेप होगा उसको उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा के रूप में वो मानेंगे। गतिरोध की स्थिति बने रहने पर अफ्रीकी संघ जो है वो नाइजर की सदस्यता 21 अगस्त को निलंबित कर दी है। ठीक है। और वर्ष 2020 के पश्चात नाइजर जो है वो सैन्य विद्रोह का सामना करने वाला बुर्किना फासो, गिनी, माली के पश्चात ये चौथा अफ्रीकी देश है। ठीक है। और वहां रह रहे जो लगभग 250 भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह भारत के राजधानी नियामे स्थित दूतावास ने दी। ठीक है। वहां पर जो राजधानी है नियामे, नियामे में वहाँ जो भारतीय दूतावास है उसने सजेस्ट किया है कि यहाँ से निकल जाए। 250 भारतीय लगभग वहाँ रहते हैं। तो कुछ भारतीयों को फ्रांस की मदद से वहां से निकाला भी गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए रूस के द्वारा 47 वर्ष के अंतराल के प्रक्षेपित लूना 25 सतह से टकराकर नष्ट हुआ। ठीक है। 47 साल के बाद लूना 25 जो है वहां लॉन्च किया गया चंद्रमा पर लैंड करने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन वो सतह पर पहुंचने से पहले ही टकरा गया। ठीक है। और देखा जाए तो 11 अगस्त को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस रॉसकॉस्मोस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए लूना 25 का प्रक्षेपण किया था। सोयूज 21 बी, ठीक है, सोयूज 2.1 बी रॉकेट के जरिए रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना ग्लोबल मिशन के तहत प्रक्षेपण किया गया था। और 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन ये 20 अगस्त को ही क्रैश हो गया। ठीक है। क्योंकि जब ये
अपना ऑर्बिट बदल रहा था, ठीक है, लैंडिंग से पहले जब ये अपना ऑर्बिट बदल रहा था तो इसमें असामान्य स्थिति आ गई, जिसके कारण ये ठीक ढंग से ऑर्बिट नहीं बदल सका और चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक है, देखा जाए तो लूना 25 में लगभग 800 किलोग्राम का लैंडर था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही उतारने की रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की योजना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि 38 वर्षों से कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद छोड़ दिए और उनके पुत्र हुन मानेट बने नए प्रधानमंत्री। तो देखिए, तो 22 अगस्त को कंबोडिया में 38 वर्षों के अंतराल के पश्चात सत्ता में परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री हुन सेन जो कि 70 वर्षीय हैं, उन्होंने त्याग पत्र दिया और उनके पुत्र डॉक्टर हुन मानेट वहां के नए प्रधानमंत्री बने। 23 जुलाई 2023 को कंबोडिया की 7वीं नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव संपन्न हुए थे। 125 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 120 सदस्य हुन सेन के नेतृत्व वाली कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के चुने गए हैं। प्रधानमंत्री पद हेतु अपने पुत्र हुन मानेट को मनोनीत करने की घोषणा निवर्तमान प्रधानमंत्री हुन सेन ने पहले ही कर दी थी और जो इस पद के लिए नेशनल असेंबली में 22 अगस्त को हुए जो मतदान हुए थे, उसमें 123 मत जो है वो हुन मानेट के पक्ष में पड़े, जिसे 2023-28 के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुन मानेट जो है वो प्रधानमंत्री वहां चुने गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हुन मानेट की नियुक्ति जो है, इसकी पुष्टि हुई है 22 अगस्त 2023 को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब देखा जाए तो 22 से 24 अगस्त को विश्व की 5 प्रमुख देशों जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह है ब्रिक्स। ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका 15वां शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में हुआ है। कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, जो मेजबान कंट्री है, उसके राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। साथ ही 67 अन्य देशों के नेताओं को भी मेजबान दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित किया गया था। क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के अतिरिक्त ब्रिक्स का विस्तार इस सम्मेलन के मुद्दों में मुख्यतः शामिल था। 6 अन्य देश हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, इनको नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया। ठीक है, 6 और कंट्री है, अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई, इन्हें जो है वो नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ब्रिक्स में। और 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की सदस्य संख्या जो है वो 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से अब 11 हो जाएगी संख्या में सदस्यों की संख्या। ठीक है, और देखा जाए तो ये शिखर सम्मेलन जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहे कि लुप्त प्राय बड़ी बिल्लियां मतलब बिग कैट जो है उसकी सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल बैक कैट्स अलायंस के तहत ब्रिक्स देशों के सहयोग का आह्वान किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का प्रस्ताव उन्होंने किया। सम्मेलन में स्वीकार किए गए जो घोषणा पत्र है उसमें आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को खारिज करते हुए आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भारत के लिए दी गई बधाइयों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे विश्व की वैज्ञानिक समुदाय की उपलब्धि करार दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक कहते हैं, के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में जारी रिपोर्ट भी इस सम्मेलन में जारी किए गए। ठीक है, और ब्रिक्स के जो आगामी 16वां शिखर सम्मेलन है 2024 में रूस के कजान में प्रस्तावित है। और कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी यहाँ पे संपन्न हुई, जिसमें आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा
जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, फिर इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली, फिर सेनेगल के राष्ट्रपति मैक्सॉल, ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आदि शामिल थे। ठीक है, इनसे द्विपक्षीय वार्ता भी हुई इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा, ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। देखिए 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए ग्रीस पहुंचे। 4 दशक के अंतराल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की और 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी और इस दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री 3 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। 25 अगस्त को एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस से द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे विचारों का आदान प्रदान दोनों पक्षों ने किया और दोनों नेताओं ने ग्रीक भारत द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का निर्णय किया है। ठीक है, और देखा जाए तो हाल ही में हाल ही के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में वृद्धि की सराहना करते हुए वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा, पोत परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन व कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की ओर को और अधिक व्यापक और मजबूत करने पर बल दोनों पक्षों ने दिया। एथेंस में राष्ट्रपति कटरीना सकलारापालू से भेंट के दौरान राष्ट्रपति ने श्री मोदी को ग्रीक सरकार के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, एथेंस में किया गया है। ठीक है, और एथेंस में एक दिन के प्रवास के दौरान वहां उद्योग व्यापार जगत की हस्तियों के साथ बैठक भी किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है कि 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी और जीवीए दोनों में ही 7.8% की वृद्धि, और ये एनओसो के ताजा आंकड़े हैं। देखा जाए तो 31 अगस्त 2023 को अप्रैल जून 2023 की जीडीपी संबंधी अंतिम आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए हैं। और एनएसओ के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 40.37 लाख करोड़ रहा और पिछले वर्ष अप्रैल जून 2022 में 37.44 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार स्थिर मूल्यों में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये था स्थिर मूल्य पर। अब देखते हैं करंट प्राइस यानी प्रचलित मूल्य पर। तो इस अवधि में जीडीपी में 8% आकलित की गई और प्रचलित मूल्य पर अप्रैल जून 2023 में जीडीपी जो है वो 70.67 करोड़ आकलित की गई। ठीक है, और देखा जाए तो इस आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2023 में तिमाही में देश में सकल मूल्यवर्धन जो है यानी कि जीवीए जिसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं उसमें वृद्धि हुई है 7.8%। अंतिम आंकड़ों में अप्रैल जून 2023 में तिमाही में मूल्यों पर जो जीवीए है वो 37.74 लाख करोड़ आकलित किया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि देखा जाए तो 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर हम लोग देखें तो पहला है कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये इस बार जो है वो है 3.5%। ठीक है, ये पिछले साल जो 22-23 में था वो था 2.4%। फिर आपको माइनिंग एंड क्वेरिंग जिसे कि खनन व उत्खनन कहा जाए तो इस वर्ष है 5.8%। विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं अगर देखें तो यह है 2.9%। ठीक है, ये जीवीए है। और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित जो सेवाएं हैं वो है 9.2%।
फिर आपको देखा जाए तो वित्तीय, रियल एस्टेट एंड व्यावसायिक सेवाएं जो हैं इसमें है 12.2%। और सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं अगर देखें तो यह है 7.9%। मतलब ओवरऑल देखा जाए मूल्यों की कीमत पर जो जीवीए का ओवरऑल देखा जाए तो इस बार ये भी रहा 7.8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार एवं सुदृढ़ता हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी यानी संशोधन किया गया। संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। ठीक है, और देखा जाए तो जुलाई अगस्त 2023 में देश में सहकारिता के क्षेत्र में व्यापार सुधार एवं परिवर्तन लाकर इस क्षेत्र में सुदृढ़ता लाने के लिए बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में चुनाव में सुधार करने के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसकी शक्तियां निर्वाचन आयोग की तरह ही होंगी। समितियों में एक अनुसूचित जाति या जनजाति और महिला आरक्षण को देने का प्रावधान किया गया, जिससे समितियों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ठीक है, और एक अन्य प्रावधान के तहत समिति के निदेशक मंडल में एक तिहाई संख्या खाली हो जाने पर फिर चुनाव करवाने की व्यवस्था इनमें से की गई है। सहकारी समितियों के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने की भी प्रावधान इसमें है। समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को 3 महीने में बोर्ड मीटिंग बुलानी आवश्यक है। ठीक है, भाई भतीजावाद पर रोक सुनिश्चित करने के लिए समितियों की कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानक दिए गए हैं। और विधेयक में कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि बीमार बहुराज्य सहकारी समिति को पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय समावेशन पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनधन योजना के 9 वर्ष पूर्ण। देखा जाए तो 18 अगस्त 2023 को वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय मिशन, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से आमतौर पर जाना जाता है, कि 9 वर्ष पूर्ण हुए। इस योजना का जो शुरुआत हुआ था वो था 28 अगस्त 2014 को। 18 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 9 अगस्त 2023 तक इस योजना के तहत खोले गए जो बैंक खाते हैं, जनधन योजना के खाते, उसकी संख्या है 50.01 करोड़। इनमें से 33.40 करोड़ खाते जो हैं वो 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए थे, जबकि शहरी क्षेत्र में खोले गए खातों की संख्या जो है वो 16.61 करोड़ यानी 33% थी। ठीक है, और देखा जाए तो इन खातों में 56% खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो खातों में जो जमा राशि है वो है 2.03 लाख करोड़ से अधिक। ठीक है, और इस बैंक खातों में औसतन बैलेंस जो है वो 4076 था। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2023 तक 50 करोड़ पीएमजेडडीवाई मतलब कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में से 5.5 करोड़ रुपए से अधिक बैंक खातों का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खातों के न्यूनतम बैलेंस में खोला गया था उसमें कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं था, जीरो बैलेंस पे अकाउंट था, और खाताधारकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया गया था डेबिट कार्ड पर, और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति 2023-24 की तीसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रिपोर्ट दर अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो 10 अगस्त 2023 को मौद्रिक नीति की तीसरी द्वैमासिक समीक्षा रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने जारी की है। ठीक है, जो अपरिवर्तित है, जो पहले था वही है। रेपो रेट देखा जाए तो अभी भी 6.50 है। रिवर्स रेपो रेट है जो अभी भी 3.35% है। स्टैंडिंग फैसिलिटी
जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ वो 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पहले भी 6.75 था, आज भी 6.75 है। बैंक रेट भी 6.75 है। सीआरआर यानी कि नकद आरक्षण अनुपात जो है वो 4.50 है। एसएलआर जो है सांविधिक तरलता अनुपात वो आपको 18% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लैपटॉप टैबलेट सर्वर के आयात पर प्रतिबंध। तो देखा जाए तो 30 अगस्त 2023 को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है प्रयासों में सरकार ने लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर व सर्वर आयात पर प्रतिबंध आरोपित किया है। ठीक है, और इसको 1 नवंबर से लागू कर दिया है। अगले ही दिन 1 नवंबर से इसको लागू कर दिया है और इनके आयात के लिए लाइसेंस के लिए सरकार की अब अनुमति अनिवार्य होगी। ठीक है, इसको आयात करना होगा तो लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के लिए सरकार से अनुमति लेना होगा। ठीक है, और विदेशी व्यापार महानिदेशालय जो है इसकी अधिसूचना के अनुसार शोध और विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी। अधिसूचना के अनुसार बैगेज नियमों के तहत ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। लैपटॉप, टैबलेट, ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए खरीदे गए जो डाक या कुरियर से मंगवाए गए उत्पाद पर आयात लाइसेंस का अनिवार्यता की छूट रहेगी और ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति विगत 15 माह के सर्वोच्च स्तर पर। तो देखा जाए तो 14 अगस्त 2023 को जुलाई 2023 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है उसके अनंतिम आंकड़े एनएसओ के द्वारा जारी किए गए हैं। खाद्य पदार्थ विशेषतः टमाटर व अन्य सब्जी मूल्यों के जो तेज उछाल आए थे उसके चलते जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आधार वर्ष 2012 है उसके आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है वो जुलाई 2023 में 7.44% की उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और सूचकांक जो है वो जुलाई 2023 में 23 के लिए 186.3 अनंतिम था। ठीक है, और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ये दर जो है वो 7.6% और शहरी क्षेत्र में 7.20% दर्ज की गई। पिछले 15 महीने में इसकी सर्वोच्च दर थी और इस सूचकांक की गणना के लिए एनएसओ द्वारा देश भर में 1114 शहरी बाजार और 1181 गांव में वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य संग्रह किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में इस वर्ष भारत की 8 कंपनियों को स्थान दिया गया। 2 अगस्त 2023 को अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून ने राजस्व की दृष्टि से विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की सूची जारी की जिसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 नाम दिया गया और इस वर्ष सूची में भारत की 8 कंपनियों को स्थान मिला है। पिछली बार 9 कंपनियां थी, ठीक है, लेकिन एक कंपनी को इस बार स्थान नहीं मिला है, वो है टाटा स्टील। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में सूची में जो शामिल भारतीय कंपनियां हैं और उनकी रैंकिंग है वो देखी जाए तो पहले स्थान पे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 88वीं रैंक पे है। इंडियन ऑयल 94वीं रैंक पे है जो भारत दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी है एलआईसी जो कि 107वीं स्थान पे है। फिर चौथी कंपनी है ओएनजीसी जो 198वीं स्थान पे है। भारत पेट्रोलियम जो है वो 5वें स्थान पे है और ग्लोबल में ये 233वें स्थान पे है। भारतीय स्टेट बैंक छठे स्थान पे है जो कि ग्लोबल रैंकिंग इसकी 235 है। टाटा मोटर्स ये आपको 7वें स्थान पे है और ग्लोबली ये 397 पे है। राजेश एक्सपोर्ट्स 8वें स्थान पे है और ग्लोबली ये 353वें स्थान पर है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आगे देखें तो विश्व की 10 कंपनियों के बारे में तो पहला स्थान मिला है वॉलमार्ट को। अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी है जिसका क्षेत्र है आपको रिटेल। फिर दूसरा है सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी है, दूसरे स्थान पे है। स्टेट ग्रिड जो कि चीन की है एनर्जी की क्षेत्र की, वो तीसरे स्थान पे है। अमेजॉन अमेरिका का है, चौथे स्थान पर है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम 5वें स्थान पे है। सिनोपैक ग्रुप छठे स्थान पे है। एक्सॉन मोबिल 7वें स्थान पे है अमेरिका का। 8वें स्थान पे है एप्पल अमेरिका का। 9वें स्थान पे सेल यूके का
और 10वें स्थान पे यूनाइटेड हेल्थ अमेरिका का। ठीक है, और ये देखें वो कंट्री का लिस्ट, वो कंट्री है जहां पर जिस देश से सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक कंपनियां हैं ग्लोबल 500 में, तो चीन, यहाँ हांगकांग को जोड़ दिया जाए। ठीक है, हांगकांग के साथ अगर देखें तो 142 कंपनीज हैं। फिर आपको अमेरिका के 136 कंपनीज हैं, जापान के 41 कंपनी है, जर्मनी के 30 कंपनी है, फ्रांस के 23 कंपनीज हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के 18 हैं, ब्रिटेन के 15 हैं, कनाडा के 14 हैं, स्विट्जरलैंड के 11 हैं और नीदरलैंड के 10 कंपनीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी तथा ओएनजीसी विदेश को नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो देखा जाए तो अगस्त 2023 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्य जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया और ओएनजीसी विदेश को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। देखा जाए तो देश में महारत्न कंपनी की संख्या अब 13 हो गई, पहले 12 थी, क्योंकि ये जो कंपनी है आपको पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रण में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पहले नवरत्न कंपनी थी, अब ये महारत्न कंपनी है। तो अब यहाँ महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है, तो 13 हो गई है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है वो पहले मिनी रत्न कंपनी थी, लेकिन अब ये नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 ही है, ठीक है, वो बनी हुई है। अब देखा जाए तो देश में 13 महारत्न कंपनियां देखें जो अगस्त 2023 की स्थिति है, तो ये हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सेल, भारतीय तेल निगम, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 13 का लिस्ट आपको हम लोग नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी का लिस्ट में दे देंगे पीडीएफ में। उसी तरह से देश में जो 13 नवरत्न कंपनियां हैं उनकी भी सूची है। ठीक है, पहला है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फिर है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय नौवहन लिमिटेड निगम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आपको पीडीएफ में दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो देखा जाए तो मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया, जो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय आइकन के रूप में। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेजर जनरल आलोक राज। ठीक है, मेजर जनरल आलोक राज सेवानिवृत्त है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। नेक्स्ट केंद्रीय सरकार के कैबिनेट के सचिव के कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनर्वृद्धि हुई और ये है राजीव गाबा। ठीक है, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा 23 अगस्त 2024 तक के लिए इनके कार्यकाल में पुनः वृद्धि की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंशकालिक अध्यक्ष यानी पार्ट टाइम चेयरपर्सन जो नियुक्त हुए हैं वो है नीलकंठ मिश्र, जो कि एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल के वैश्विक अनुसंधान प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट है आपको सार्वजनिक क्षेत्र के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये जया वर्मा सिन्हा हुई हैं। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय गृह सचिव के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की और वृद्धि, तो ये है अजय भल्ला में। ठीक है, अजय भल्ला के कार्यकाल में, जो कि केंद्रीय गृह सचिव कार्य है ना, केंद्रीय गृह सचिव के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो वो है अजय भल्ला। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर, जहाँ पहला टॉपिक है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023। तो देखा जाए तो 11 से 21 अगस्त तक भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान की नौसैनिकों का संयुक्त अभ्यास मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर
तट के निकट जो सिडनी है, सिडनी के निकट संपन्न हुआ। मालाबार संयुक्त अभ्यास का ये 27वां संस्करण था और इसका पहला बंदरगाह चरण जो है वो 11 से 15 अगस्त को और दूसरा समुद्री चरण जो है वो 16 से 21 अगस्त को संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2023, पहली बार भारत की भी भागीदारी। तो देखा जाए तो 31 अगस्त को मिस्र की मेजबानी में तीनों सेनाओं का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास ब्राइट स्टार काहिरा स्थित मोहम्मद नजीब सैन्य केंद्र पर प्रारंभ हुआ और ये अभ्यास जो है वो 14 सितंबर 2023 तक चलेगा। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, भारत, ग्रीस के सहित कुल 34 देशों के लगभग 8,000 सैन्य कर्मी इसमें शामिल हुए हैं। भारत पहली बार ही इस संयुक्त अभ्यास में इस वर्ष शामिल हुआ है और ये संयुक्त अभ्यास जो है वो मिस्र में 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स 2023। ठीक है, ऑस इंडेक्स 2023 है तो ये 22 से 25 अगस्त को हुआ। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है ऑस इंडेक्स 2023 और ये सिडनी के निकट संपन्न हुआ। ये द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास का यह 5वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग निधन की ओर, जहां है येवगेनी प्रिगोजिन। रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनआर के प्रमुख येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है विकास सिन्हा, 2001 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का कोलकाता में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है सी आर राव, प्रसिद्ध गणितज्ञ, सांख्यिकीविद, कैलिमपुडी राधाकृष्ण राव का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं हम लोग पुस्तक की ओर। पुस्तक में पहला है मेमोइर्स ऑफ मैवरिक, इसके लेखक हैं मणिशंकर अय्यर। फिर नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसके लेखक हैं नीरजा चौधरी। नेक्स्ट है अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, के लेखक हैं इंद्रानी मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है स्मोक एंड एसेस, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। तो चलिए वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद और अवार्ड, ठीक है, यानी कि पुरस्कार सम्मान, ये दोनों टॉपिक को इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो इसको हम लोग क्रॉनिकल में ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं और पीडीएफ जैसा रहता था पीडीएफ वैसा ही रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। और हाँ, व्हाट्सएप पे एक चैनल स्टार्ट हुआ है एग्जाम वर्ल्ड के नाम से, तो प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर हम आपको नोटिफिकेशन डालते रहेंगे। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।